सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। सभी लोग कंफर्म करें एक बार जल्दी से। सभी लोग कंफर्म। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पूरा 6 मिनट लेट, क्या बात कर रहा है। बड़ा 4 मिनट जल्दी हूँ। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने ख़त्म किया है, क्या सबसे पहले दिन हमने ख़त्म किया था कौन सा सब्जेक्ट, कहाँ गया भैया मार्कर। ओके, तो पहले दिन हमने ख़त्म किया था ज्योग्राफी, ठीक है। द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी फिनिश ज्योग्राफी, देन उसके बाद हमने किया आई थिंक इकोनॉमिक्स, देन कल हम लोगों ने किया पॉलिटी, और आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पिछले 3 सेशन किए थे उसी तरह से आज का भी सेशन रहने वाला है, जहाँ पर हम ये देखेंगे। आपको पता है कि 2 चीज़ें बस हमें चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक तो कोर सब्जेक्ट की नॉलेज प्लस सम टेक्निक्स विच वी कॉल एज निट्टो, दैट इज़ निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सर SSC MTS और CHSL की स्ट्रैटेजी बना दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। बेटा पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ाई कर लो, ये काम आ जाएगा। स्ट्रैटेजी तो फिर भी हम दे ही देंगे, कोई ना कोई तो दे ही देगा, बना देंगे स्ट्रैटेजी का वीडियो भी। लेकिन यार इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है जहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में है वो जानने को मिल रहे हैं। तो विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाई द फॉलोइंग फीचर्स: रिब्ड वॉल्स, pointed arcs, flying buttress and stained glass windows। निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा किस स्थापत्य शैली की सबसे अच्छा वर्णन किया गया? धारीदार मेहराब, नुकीले मेहराब, उड़ते हुए बट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियाँ। मुगल, डेक्कन, इंडो इस्लामिक या गॉथिक? बता। अब मैं आपको हिंट देता हूँ। इस आर्किटेक्चर की पिक्चर मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 6-7 दिन पहले, 7-8 दिन पहले अपलोड करी। 7-8 नहीं, 9-10 दिन हो गए, अपने चैनल पर अपलोड करी थी। रफली शायद मैंने किया था 22 तारीख को, ऐसा कुछ दिन होगा। बताओ सर, क्लास रुक रहा है, थोड़ा तेल डालो उसमें, ठीक है, फिर मूव करेगा एकदम से, ठीक है। तो मैंने ये पिक्चर डाली थी कुछ दिन पहले, एंड दिस पिक्चर इज़ क्लिक्ड बाई मी ओनली, ओके। ये पिक्चर कहाँ की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ये, ठीक है, पॉइंटेड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पॉइंटेड टाइप, बहुत पॉइंटेड देखने को मिलेंगे। दिख रहा है आपको पॉइंटेड? ये ग्लासेस लगे हुए हैं, फ्रंट से लिया गया है। ये है मध्य रेल, ये एक्चुअल में छत्रपति शिवाजी जो आपका रेलवे स्टेशन है मुंबई का, वो which is the only railway station in India which is in the UNESCO World Heritage Site, ठीक है। ये यूनेस्को, ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक जो रेलवे स्टेशन है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब आप इसको बाहर से देखेंगे एकदम कतई देख रहा हो, ये तो छोटा सा एक व्यू लिया गया है, बाकी जब पूरा व्यू देखते हो तो आपको बहुत एकदम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये है आपका गॉथिक स्टाइल। यहाँ पर
एक क्वीन की देख रहे हैं आप, ये ठीक है। ये बना है, पता है कब बना था ये रेलवे स्टेशन? लिटन के टाइम पे 1877 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटेड हैं, सारी चीज़ें पॉइंटेड हैं। इसको हम बोलते हैं गॉथिक आर्किटेक्चर। ये जो आपका सेंट्रल यूरोप है वहाँ से निकल के आया ये आर्किटेक्चर। ओके, moving on towards the next question. Second number, the naming of Good Friday as a positive term is universally accepted among Christian scholars and traditions. The day is termed good to signify the positive theological meaning of Jesus' sacrificial death. करिए, जो निट्टो की मैंने आपको औजार दिए हैं उसका इस्तेमाल करिए और आंसर करिए। वॉइस अटक रही है, सही बताओ क्यों जी? वॉइस अटक रही है क्या? ब्राइटनेस बढ़ाओ, दिख नहीं रहा अब। अरे भाई, रात को ये मैंने 12:30 बजे पिक्चर क्लिक करी, हाँ ऐसे ही कुछ बज रहा था 12:30 बजे, तो इतना क्लियर तो खैर नहीं आ सकता है, रात को क्लिक करी गई थी। और हाँ वैसे तो जलता है ये, शायद जब मैं पहुंचा तो जल रहा था लेकिन फिर बंद हो गया था रात में। इसी के सामने एक और छोटा सा पता नहीं कुछ तो था, वो भी एकदम काफ़ी बढ़िया जल रहा था वो। वॉइस अटक रही है क्या? क्यों? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, सब सही है। ओके 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 ओके। चलो, तो क्या सही आंसर हो गया यहाँ पे? द नेमिंग ऑफ गुड फ्राइडे एज अ पॉजिटिव टर्म इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमंग क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंड ट्रेडिशंस। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब क्या हो गया? सब ने ही एक्सेप्ट कर रखा है। कोई अगर सिंगल ने भी एक्सेप्ट नहीं कर रखा होगा तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। शर्सन गलत, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। मुंबई क्या करने गए थे आप? ये थोड़ी ना सारी चीज़ें बता देंगे क्या तुमको? चलो, विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन के प्रथम युद्ध में किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, राणा सांगा, बप्पा रावल या फिर पृथ्वीराज चौहान? चलो, तो यह 4.0 शुरू होगा मिड ऑफ सितंबर से। अब यहाँ पे फोकस कर लो। मोहम्मद गौरी हमें पता है कि इसने बहुत सारे ट्रायल मारे। सबसे पहला जब ट्रायल मारा इसने 1175 में, तो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे क्वीन नैकी देवी रूल कर रही थी, उन्होंने इसको हराया। फिर ये इस रूट से आया, किस रूट से? यहाँ से दिल्ली के रास्ते आया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में इसको हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने, जिनको पृथ्वीराज दी थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देन सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 AD में, जहाँ पर इस बार गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उनको कैप्चर किया और मार दिया। देन इसी के एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर क्या रखी? नींव रखी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात करें, जिनको हेमू के नाम से जानते हैं, तो ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में इन्वॉल्व थे। जो सेकेंड बैटल हुआ था पानीपत का, उसमें हेमू की फोर्सेस जो हैं वो अकबर की फोर्सेस, मतलब हेमू की फोर्सेस नहीं, एक्चुअल में अफगान फोर्सेस थी जिनको हेमू लीड कर रहे थे और अकबर की फोर्सेस लड़ रही थी। अकबर उस समय 13 साल के थे, तो अकबर खुद डायरेक्टली तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इनके जो संरक्षक थे, कौन थे? बैरम खान, वो मीन लीड कर रहे थे। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में इनको यहाँ पे मार दिया गया था। इनके आगे बताते हैं कि तीर लग गया, जिसकी वजह से बेहोश हो गए, जिसकी वजह से इनकी आर्मी होता गया था। उस टाइम पे ऐसा होता था कि भाई जितने भी सोल्जर्स होते थे वो अपने रूलर को भगवान मानते थे, क्योंकि वो भगवान मान के रूल भी करते थे राजा, कि हम इन भगवान के नाम पे रूल कर रहे हैं। तो लोगों को ये लगता था, जो सोल्जर्स थे, कि भाई अगर भगवान ही हार गया, भगवान ही गिर गए, तो हमारा क्या ही होगा। तो वो तुरंत तुरंत बैक मार जाते थे वो। ठीक है, तो हेमू को लेने देना है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से। राणा सांगा की अगर बात करेंगे तो ये मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत रूलर थे, और इनके और बाबर के बीच में बैटल हुआ था। और वो कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ खानवा था, जहाँ पर बाबर ने इनको हराया था, है ना। 15 कब हुआ था? पानी पिया खाना खाया था। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में हुआ था बैटल ऑफ खानवा। बप्पा रावल का लेना देना यहाँ पे नहीं है, ही वॉज राजपूत रूलर। विच मुगल एम्परर इशूड द डेक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मराठाज एंड स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन। सिंपल कोर सब्जेक्ट की नॉलेज से हो जाएगा ये। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया था तथा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय बिताया? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या फिर अकबर?
किसने अपना यहाँ पर अभियान चला के बहुत महत्वपूर्ण समय बिताया था? नन अदर दैन पगलैट औरंगज़ेब। ठीक है, पगलू अभी वर्ड चला है, लेकिन औरंगज़ेब पहले से पगलैट था। क्यों पगलैट था ये? क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या, पगलैट बोल रहा है फिर जो भी, ये दिल्ली जो इसकी कैपिटल थी, मुगल की कैपिटल थी, इसको छोड़ के अपने जीवन के 25 से 26 लगभग साल यहाँ पे बिताता है। कहाँ पे? दक्कन में। क्यों? क्योंकि इसको डेक्कन ऑक्यूपाई करना था। सिर्फ यही रीज़न नहीं था। आपको पता होगा कि आपने अगर छावा मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो संभाजी महाराज हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी, उन्होंने शरण दी थी किसको? औरंगज़ेब के रेबेलियस किड को, जो बेटा था औरंगज़ेब, जो औरंगज़ेब के खिलाफ हो गया था और गद्दी पे बैठना चाहता था, औरंगज़ेब के खिलाफ युद्ध किया। जब युद्ध हार गया, लगा कि अब तो पकड़े जाएंगे और कैंची बनाई जाएगी औरंगज़ेब के द्वारा, तो भाग निकला। क्योंकि जब औरंगज़ेब ने बाप को नहीं छोड़ा तो बेटे को भी छोड़ने के चांस कम थे, तो भाग के यहाँ पर गया मराठास के पास और संभाजी ने उसको शरण दे दी। ये चीज़ औरंगज़ेब को इंसाइट कर दी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो औरंगज़ेब, ये भी एक रीज़न था कि क्यों पूरी तरह से मराठास को कैप्चर करना चाहता था। ठीक है, वैसे तो मराठा लैंड और ये पूरा जो दक्कन एरिया है उस सबको कैप्चर करना चाहता था। जो बहमानी सल्तनत थे जो बाद में डिवाइड हुए थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार, ये सब बिदर हो गया। इन सबको तो धीरे धीरे कैप्चर कर ही लिया था मुगल्स ने। मतलब ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा आपको पता ही है, औरंगज़ेब ने 1686 और 1687 में इनको कैप्चर किया था। मराठा बचे थे। मराठास ने इसकी नाक में दम कर रखा था। क्यों? क्योंकि मराठा, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको बहुत ही डेंस, अभी जैसे ये समय मानसून का है तो बहुत ही डेंस आपको वहाँ पर फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और वहाँ का जो टेरेन है, ठीक है, यानी कि जो आपका वहाँ पर पहाड़ है, जरा कौन से पहाड़ हैं जरा बताइए तो वहाँ पर महाराष्ट्र में, ज्योग्राफी को थोड़ा सा रिलेट करिए यहाँ पे। उसमें जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं वही तो सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हीं को पता है कैसे क्या इसको चढ़ना है, कहाँ पे क्या है। ये औरंगज़ेब अपनी दिल्ली की फोर्स लेके आया था। ठीक है, कुछ फोर्स दक्कनी की भी थी जो बहमानीस की मिली हुई थी, लेकिन मेन तो दिल्ली की थी, तो उनको कुछ ज़्यादा यहाँ का अंदाज़ा नहीं था। और ये क्या करते थे जो मराठास थे, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक की यूज़ करते थे। और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज़ करके इनके नाक में दम कर रखा था। और बड़ी छोटी सी फोर्स थी, फिर भी मुगल्स जो है इन पर कभी भी वो नहीं कर पाया। कौन सी माउंट? बिल्कुल सही है, वेस्टर्न घाट, जिनको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वेस्टर्न घाट है जिनको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ये एक ब्लॉक माउंटेन्स है। और आप देखो अगर महाराष्ट्र में तो ढेरों फोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे किले हैं जो मराठास ने बनवा के रखे थे, जिनको चढ़ाई करना जब आप देखेंगे, मतलब आप अभी लोग वहाँ पर एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। मतलब कुछ ही फोर्ट हैं, जैसे कि लोहागढ़ फोर्ट है, कुछ ही फोर्ट हैं जहाँ पर आप नॉर्मली आपको स्टेयर्स देखने को मिलेंगी, सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द फोर्ट ऐसे हैं, जैसे लोहागढ़ के ही सामने आपको वीसापुर फोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब बहुत टफ़ है वो पोर्ट, बताते हैं ऐसा। ठीक है, और एडवेंचर के लिए बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी फोर्ट तो ऐसे हैं कि मतलब 90 डिग्री की एकदम सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ हैं काफ़ी में, लेकिन एकदम 90 डिग्री पे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे बनी हुई हैं। तो वो सब पार पाना मुगल्स के लिए काफ़ी मुश्किल भरा, मतलब मुश्किल था, मुश्किल का काम था। और इसकी वजह से औरंगज़ेब ने कैप्चर तो करना चाहा, लेकिन कभी कैप्चर कर नहीं पाया। यहाँ तक कि आप ये मान लो कि जब शिवाजी, तो आपको पता है शिवाजी के जाने के बाद संभाजी है, संभाजी के जाने के बाद भी 18 साल तक रहा वहाँ पर, लेकिन फिर भी ये कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब की डेथ वहीं पर हो जाती है 1707 में। उसकी कब्र भी वहीं औरंगाबाद, जब संभाजी नगर हो चुका है, वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, 1658 में हमें पता है थ्रोन पे बैठा था, बैटल ऑफ धर्मत सामूगढ़ में अपने भाई को हरा के, ठीक है, दारा शिकोह को। लेकिन फाइनली ये 25-26 साल नीचे ही रहा, यानी कि महाराष्ट्र रीजन में, और कभी ऊपर जा नहीं पाया, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का यहीं से ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हर्षा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंदुसार? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हर्षवर्धन हमें पता है पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, 3 बुक्स का नाम आपको बताना है। इनके टाइम पे कौन ट्रैवलर आया था इंडिया में, ये भी आपको बताना है। तो 3 बुक्स कौन सी हैं? एक तो रत्नावली है, ठीक है, एक है प्रियदर्शिका, और तीसरी है नागनंदा। जो हर्षचरित्र है, नागनंदा, हर्षचरित्र वो इन्होंने नहीं लिखी, इनकी बायोग्राफी। वो किसने लिखी? इनकी कोर्ट पोएट ने। उनका नाम क्या जरा बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? बिंदुसार। बिंबिसार अलग है, कन्फ्यूज़ नहीं करना। बिंबिसार हरनका डायनेस्टी के फाउंडर थे, जो कि पहली डायनेस्टी थी जिसने कि मगध में रूल किया था। अशोक बिंदुसार के बेटे थे। और हर्षचरित्र लिखी थी बाण भट्ट ने, जिन्होंने कादम्बरी भी लिखी थी। ट्रैवलर इनके टाइम पे सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर आया था, जिसको हम
या जुआनजांग के नाम से जानते हैं। ये जो ह्यूनसांग या फिर जुआनजांग है, इसने जो है नागार्जुन को क्या बोला था, वन ऑफ दी 4 लाइट्स बोला था, ठीक है, किसको, नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, और पहला चाइनीज ट्रैवलर कौन था, वो किसके टाइम पे आया था, जरा बताइए तो। बिल्कुल सही है सभी का। चलो, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत ही आसान है, IVC, दैट इज इंडस वाली सिविलाइजेशन। आई होप इसमें बताने की जरूरत नहीं है चीज़ों को। विच पहला चाइनीज ट्रैवलर कौन था, फाहिन था, और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट राश बिहारी बोस, के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बताओ। तो बहुत ही ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है स्टेटमेंट को, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है क्वेश्चन कई बार, बस कई बार होता ये है कि अटेंशन, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा अवेयरनेस अच्छा रखना होता है। और अवेयरनेस कैसे मिलती है, अवेयरनेस मेडिटेशन करने से आती है, तो थोड़ा सा मेडिटेट किया करो, तो उससे अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ही फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन टोक्यो 1942। यस, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द गदर मूवमेंट एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो गदर मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो गदर पार्टी कब बनी थी, 1913 1913 में सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर था। और इसको मेनली जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग थे, जैसे कि लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, भाई परमानंद, इन लोगों ने इसको फॉर्म किया था। 1914 में इनसे एसोसिएटेड एक इवेंट है गदर पार्टी से, ज़रा उसका नाम बताइए। और आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने फॉर्म किया था। आज़ाद हिंद फौज आपको पता है, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें इंडियंस भी थे। तो उन इंडियंस को, क्योंकि जापान अगेंस्ट में था ब्रिटेन के, तो उनको कब्जे में ले लिया था जापानीज़ ने। तो रास बिहारी बोस ने जापानीज से बोला कि भाई हमें ये दो इंडियन जो सोल्जर्स जिनको आपने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हम खुद ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर का यूज़ करके आज़ाद हिंद फौज को बनाया। बाद में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इसकी लीडरशिप जो है ट्रांसफ़र कर दी। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा मोहन सिंह इसके फाउंडर थे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो जापान का एक टाइटल है, बिल्कुल सही है। ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये बिल्कुल गलत है, हमें पता है इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे, ना कि रास बिहारी बोस। यहाँ तक कि उनकी डेथ ही हो गई थी इंडिया को आज़ादी मिलने से पहले ही, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ तो हो ही नहीं सकते हैं। 1914 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम जानते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट, कोमागाटा मारू इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कन्फेडरेशन ऑफ सुल्तनट्स डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ था, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ज़रा जल्दी से बताइए। तो बैटल ऑफ तालीकोटा की अगर बात करेंगे तो 1565 में हुआ था, और इसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से जानते हैं, तांगड़ी, ठीक है। तो ये 2 गांवों के नाम थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें विजयनगर एम्पायर वर्सेस बहमानी सल्तनत हुआ था। अब बहमानी एम्पायर 5 किंगडम्स में डिवाइड हुआ था, बिरार, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। इसमें से जो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा बैग, इन तीनों ने अटैक किया था विजयनगर एम्पायर में। उस टाइम पे यहाँ के रूलर हुआ करते थे कौन, अलिया रामा राय, बट ये पपेट रूलर थे, किसके अंडर में, सदाशिव राय के अंडर में। तो अलिया रामा राय, फिर जो सदाशिव राय मेन एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो लीड कर रहे थे, तो पपेट रूलर थे, तो इनको हरा दिया गया और रैंसैक कर दिया गया पूरे विजयनगर एम्पायर को। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते, जरा बताना तो, फ्रॉम विच डायनेस्टी ही बिलोंग। तो ही बिलोंग फ्रॉम द तुलुवा डायनेस्टी, द सेम डायनेस्टी फ्रॉम विच KDR, दैट इज कृष्णदेव राय बिलोंग्ड, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर का मतलब क्या होता है, सिटी ऑफ विक्ट्री। इसकी कैपिटल क्या थी, हम्पी थी, जो कि एंशियंट गॉडेस पंपा देवी के नाम पे पड़ा। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, कॉमेंट में आपको बताना है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। विजयनगर को जो है एम्पायर को कर्नाटक, जिनके कंटेम्प्रेरीज हैं, कर्नाटक साम्राज्यमऊ के नाम से जानते थे, कर्नाटक साम्राज्यमऊ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनको नरपति भी बोला जाता था। जो उड़ीसा के उनके कंटेम्प्रेरी रूलर थे समकालीन, उनको गजपति, बहमानीस को अश्वपति और इनको नरपति, ठीक। कॉलिन जो मैकेंजी थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर एम्पायर के रूइंस को डिस्कवर किया था सबसे पहले, इसके जो रिमेन्स हैं उसको डिस्कवर किया था सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी ने। विच टेम्पल बिल्ड बाय द चंदेल डायनेस्टी इन द 10th and 11th centuries इज नोन फॉर इट्स एक्जिक्विजिट स्कल्पचर्स। इसके अगर आप मूर्तियों को देखेंगे तो आपको मजे आ जाएंगे, मतलब ये कहना चाह रहा है ये।
ठीक है, मतलब काफ़ी एग्जॉटिक स्कल्पचर्स हैं। तो ये आपका कंदरिया महादेव टेम्पल, जिसको बनवाया था किसने? चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने। कंदरिया महादेव, इट इज़ अ पार्ट ऑफ खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, खजुराहो जो टेम्पल्स हैं उसका पार्ट है कंदरिया महादेव टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो बृहदेश्वर टेम्पल दो है, एक तो तंजौर में है और एक गंगई कोंडा चोलापुरम में। गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, तंजौर की अगर बात करेंगे तो इट वाज बिल्ट बाय राजा राजा द फर्स्ट। ठीक है, और गंगई कोंडा चोलापुरम की अगर बात करेंगे तो इट वाज बिल्ट बाय राजेंद्र चोला द फर्स्ट। इसको हम राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। सन टेम्पल एट मोधेरा जो है ये सोलंकी डायनेस्टी रूलर्स ने बनवाया था, ध्यान रखना है। और लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? ये तो गुजरात में आपका पड़ता है, गुजरात में। बृहदेश्वर आपका तमिलनाडु में, ये आपका मध्य प्रदेश में, और लिंगराज आपका पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच प्रतिहार रूलर सक्सेसफुली रिपेल्ड अरब इन्वेजन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? बिल्कुल सही है, राजेंद्र द फर्स्ट। राम मंदिर जैसा दिख रहा है। अच्छा चलो, तो कौन से प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अरब इन्वेजन को सक्सेसफुली रिपेल कर दिया था? सही आंसर होगा यहाँ पे नागभट्ट दी फर्स्ट। ठीक है, जिनको इस डायनेस्टी का फाउंडर भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु वर रेफर टू एज शेखजादाज और हिंदुस्तानीज। शेखजादा और हिंदुस्तानी किसको बोला जाता था? सेंट्रल एशियन नोबल्स ऑफ टर्किश ओरिजिन। इनको तो चलो भाई जल्दी बताओ क्या होगा, मतलब जिसको पता है वो कमेंट नहीं करेगा, दिमाग लगाएंगे, नेटो का यूज़ करेंगे, विजडम का खेल है। करिए सवाल को, सब में ये मत एक्सपेक्ट किया करिए कि ये मुझे पता होना ही चाहिए। ठीक है, यहीं से ही, ठीक है, यहीं से ही आपकी डेवलप होगी वो मसल जो आपको वो क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी जो आपको नहीं आते हैं वो। ठीक, अब मैंने देखा शेखजादा और हिंदुस्तानी, सेंट्रल एशियन नोबल्स ऑफ टर्किश ओरिजिन सर्विंग द मुगल्स, राजपूत कन्वर्ट्स एलिवेटेड टू नोबल रैंक्स फॉर लॉयल्टी, पर्शियन ट्रेंड ऑफिसर्स रिक्रूटेड फ्रॉम सफाविद ईरान, एंड इंडिजिनस मुस्लिम्स हु हेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अंडर द मुगल रूल। अब हिंदुस्तानी है तो मतलब इंडिजिनस मुस्लिम्स की बात हो रही है। ठीक है, और मैं पिछले 2 वीडियो से देख रहा हूँ, एक स्टूडेंट पता नहीं एक ये कि कौन है कि जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन होता है वही सही होता है, जो सबसे लंबा वाला होता है। तो लंबा आड़ी मैडम लंबा, तो लंबा वाला ऑप्शन चूज़ करना है आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देखना है कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी एटिमोलॉजी से किया जा सकता है। हिंदुस्तानियों की बात हो रही, हिंदुस्तानी मतलब जो इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं। ठीक है, मुगल शासन के दौरान प्रशासनिक पदों पर आसीन मूल निवासी मुसलमान जो यहाँ के इंडिजिनस थे। सफाविद ईरान, अच्छा इंडिजिनस भी अगर देखें तो इंडिया में जो इस्लाम है वो अरब इन्वेजन के साथ आया। जब अरब यहाँ पर आए ट्रेड वगैरह करने के लिए, तभी यहाँ पर इस्लाम धर्म आया इंडिया में। सफाविद ईरान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, क्या रिकॉल कर सकते हैं? तो आपको याद होगा कि 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं का रूल रहा यहाँ पर। 1539 में बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, एंड 1540 बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बिलीग्राम। इन दो चौसा और कन्नौज जो बिलीग्राम के नाम से जाना जाता है, इन दोनों बैटल में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, और हुमायूं ने यहीं पे ही शरण ली थी जाके। जो टर्किश ओरिजिन के होते हैं उनको तुर्रानी बोला जाता है, तुर्रानी। और यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं आप जो 40 टर्किश स्लेव्स को इल्तुतमिश ने रखा था अपने कोर्ट में, जिनको कि हम चालीसा या चहलगानी के नाम से जानते हैं, जिसको ख़त्म करने का काम किसने किया था ये आप बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स अ मॉन्यूमेंट विद इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक को उसकी स्थापत्य शैली के साथ सही ढंग से जोड़ा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करिए। खजुराहो टेम्पल फ्रेंच स्टाइल में बना हुआ है, कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक में बना हुआ है, इंडिया गेट राजपूत में, या फिर लोटस टेम्पल मुगल में बना हुआ है? बिल्कुल, बलबन ने ख़त्म किया था उसको। अच्छा एस्पिरेंट परवीन तुमने बोला था, अच्छा। चलो, तो भी सिंपल सी बात है यार, कुतुब मीनार ही है ना इंडो इस्लामिक में। ठीक है, जैसे उसके पास में आपको क्या क्या हो गया, उसके पास में आपको कुव्वतुल इस्लाम देखने को मिलेगा जो कॉर्बेल आर्च टेक्निक में बना हुआ है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर होगा। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, अब खुद सोचो खजुराहो के मंदिर का फ्रांसीसियों से क्या लेना देना है भाई? फ्रेंच कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल दे के चलेगा वहाँ पे?
लोटस टेम्पल में तुमको मुगल देखने को मिलेगा किसी मंदिर में? हाँ, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। कि भाई ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, इस्लामिस्ट ने बनवाया, मुसलमानों ने बनवाया, ठीक है, इंडिया में बनवाया, तो इंडो इस्लामिक होगा। इंडिया गेट राजपूत बिल्कुल नहीं। 13th, और इंडिया गेट, अच्छा कमेंट में बताइए इंडिया गेट जो है ये किस टाइम पे बना था और इसको क्यों बनाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है उसको भी आप रिकॉल कर सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था। इंडिया गेट की अगर बात करेंगे तो ये 1920 से 30s के बीच बना था। 1931 में इरविन ने इसका शुभारंभ किया था या फिर इनाग्रल किया था वो, ठीक है, इसका फीता काटा था। इंडिया गेट में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था उसमें जो सोल्जर्स ने, इंडियन सोल्जर्स ने जो अपना बलिदान दिया, उनका यहाँ पर उनको कमोमरेट करने के लिए उसको बनाया गया, तो उनके नाम भी वहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। बात अगर करें गेटवे ऑफ इंडिया की तो ये पहले बना था 1911 में। आपको याद होगा कि दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया गया था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था और किसके लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया था, ज़रा बताएंगे। तो ये हार्डिंगर सेकंड के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ये थर्ड दिल्ली दरबार था। पहला वाला हुआ था लेटन के टाइम पे 1877 में, दूसरा कर्जन के टाइम पे 1903 में, और तीसरा 1911 में, जहाँ पर अनाउंस किया गया था कि इंडिया की कैपिटल ऑफ कैलकाटा नहीं बल्कि दिल्ली होगी। तो गेटवे ऑफ इंडिया को उसी के उपलक्ष्य में बनाया गया था कि भाई जो महारानी साहिबा आ रही हैं उनको खुश करने के लिए बनाया गया था इसको, ठीक है, बाय हार्डिंगर दी सेकेंड। ओके, नाउ अब यहाँ पर अगर बात करेंगे क्या चीज़, हाँ, हार्डिंगर द सेकेंड। अब गेटवे ऑफ इंडिया एक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप को पता होना चाहिए कि 1948 में ब्रिटिशर्स की आखिरी टुकड़ी यहाँ से गई थी और वो गेटवे ऑफ इंडिया से ही गई थी, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जस्ट आपको यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिलेगा और उसके जस्ट बगल में ही आपको जस्ट लगभग सामने ही ताज होटल देखने को मिलेगा जहाँ पर 26/11 का अटैक हुआ था। ओके, चलो। So, given below are the two columns. Column A consists of events or terms and column B consists of correct descriptions. Match the column A with correct description column B. बताइए। समोसा लाने के लिए पैसे सेंड कर दो सर। बेटा यार मैं मन तो मेरा भी हो रहा है। क्यों? ताज होटल वहीं पे है, ताज एंड ओबरा है, जुहू बीच है, यस, सामने ही है, सामने ही है जुहू बीच। वहीं से शायद बोट राइड भी मिलती है एलिफेंटा के लिए, एलिफेंट आइलैंड के लिए। एंग्लो रशियन रिवालरी सब्सिडरी ट्रीटी 1839, लेकिन रात का अलग ही नज़ारा होता है वहाँ पे। सर चार्ल्स नेपियर, रिवर सिंध, ट्रीटी ऑफ 1832, बताइए जल्दी से। अरे बताइए भाई जल्दी से राजा जी। चलो भाई, तो एंग्लो रशियन रिवालरी, अंग्रेज़ों और रशियन की राइवलरी क्यों थी? तो था ये, जब मैंने आपको एंग्लो अफगान वॉर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रशियंस का थ्रेट था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, रशियंस आ रहे थे। अब रशियंस आ रहे थे तो थ्रेट था ब्रिटिशर्स को कि रशियन इंडिया तक ना आ जाए, नहीं तो कैंची बना देंगे हमारी ये मारते मारते। तो वो अफगान्स को एज ए बफर स्टेट इन्होंने बनाना चाहा, जिसकी वजह से इन्होंने पपेट रूलर इंस्टॉल किए जैसे वो दोस्त मोहम्मद वगैरह, ठीक है, लेकिन वो चल नहीं पाया, ठीक है। तो एंग्लो रशियन राइवलरी का थोड़ा उसी से ही लेना देना यहाँ पे है, ठीक है। यूजिंग अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट, ओपन सिंस रिवर्स एंड रोड्स टू ब्रिटिश ट्रेड। ओके ओके, फोर्स्ड ऑन आर्मी ये नहीं होगा। लेट ब्रिटेन टू एक्सपैंड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्शिया, ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते थे एंग्लो अफगान वॉर अगर आपको याद था उस टाइम पे, ठीक। ओके, ऑल राइट, तो ए का 5 हो गया। वैसे आंसर आ गया है वैसे आंसर आ चुका है, बट फिर भी करेंगे आगे हम, ठीक है। अब जैसे रिवर सिंध की बात हो रही है डी में, तो डी का 3 4 1 2 3 4 1 2, ओके, सिंध 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 सिंध, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट में सिंध है, सेकंड में सिंध है, फोर्थ में भी सिंध है, लेकिन थर्ड में कहीं सिंध वगैरह की बात नहीं हो रही है। ये सिंध है, तीन सिंध पहले ही मौजूद हैं, तो इनमें से कोई ना कोई होगा। मतलब आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप सोच सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो डी का 3 तो नहीं हो, डी का क्या बोलते हैं ये वाला, एक सेकेंड पूरा कर ही लेते हैं, ठीक है। ऐसे में ज़्यादा आई थिंक कन्फ्यूज़न डेवलप होगा। सब्सिडी ट्रीटी 1839, अब आपको हो सकता है लगे कि सर सब्सिडी ट्रीटी 1839 में तो नहीं आई थी, 1798 में आई थी। क्यों लग सकता है ना आपको कि सर 1798 में आया था? वो सब्सिडी अलायंस था
जो कौन लेके आया था, वेलेस्ली लेके आया था, जिसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले डुप्ले ने किया था, फ्रेंच गवर्नर जनरल ने, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, उसे कंफ्यूज मत करना। दोनों में प्रोविज़न सेम ही थे। जैसे इसमें प्रोविज़न क्या था कि आपको एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने कोर्ट में रखना होगा, अपनी आर्मी को हटाना होगा और ब्रिटिश आर्मी को रखना होगा, और आप ऐसे ही किसी रूलर के साथ ट्रीटी में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स्ड ऑन द आमिर्स ऑफ सिंध बिफोर एनेक्सेशन, यानी ये जो आमिर थे सिंध के, उन पे फोर्स किया गया था 5-2, अभी तक तो यही है और तो कोई है नहीं। चार्ल्स नेपियर की अगर बात करेंगे तो चार्ल्स नेपियर सी का 2-3-5-2, ओके। चार्ल्स नेपियर को फोर्स तो नहीं किया गया होगा किसी चीज़ में, चार्ल्स नेपियर ने किसी चीज़ को लीड किया होगा। तो सी का आप थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर सकते थे कि सी का या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो ऐसे आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे कि चार्ल्स नेपियर किसी चीज़ को फोर्स तो करेगा नहीं और उसकी खुद की कॉमर्शियल वैल्यू तो होगी नहीं चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर एक इंसान का नाम है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान का नाम लिखा है, दैट इज़ चार्ल्स नेपियर, ठीक है। एंड ही लेड, अगर आप देखो तो ही लेड, मतलब कौन मिलिट्री कैंपेन लीड करेगा, कोई आदमी ही लीड करेगा भाई, कोई आदमी लीड करेगा, ट्रीटी तो लीड नहीं करने लगेगी आर्मी को तो बहुत आसान है कि सी का 4th ही होगा। और अगर आप ये भी पकड़ लिए थे तो भी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर था। मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे वो एक 3 इडियट्स में, तुम लोग को याद है वो सीन, इस चेयरमैन की कैंची बनवाई जाए। अच्छा, अगर आपका लेवल 2 बेस्ट है, कल एग्ज़ाम दिया था, अच्छा चलो बढ़िया है, लेवल 2 काम आया, ऐसे ही वहाँ पे भी काम आएगा। तो उसमें एक सीन है, ये हिंदी में है 3 इडियट्स में ना, प्री राजनाइजेशन ऐसा करके वो वर्ड लिखता है एंड, है ना, तो बोलता है हेलो वी डोंट हैव द होल डे, जस्ट टेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, है ना। तो फिर वो बोलता है कुछ ऐसा होता है ना कि नहीं सर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं, मैं तो आपको ये तो बता रहा हूँ कि पढ़ाना कैसे है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। पढ़ना तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, लेकिन बिना पढ़े क्वेश्चन को कैसे सही किया जाता है ये मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। असर्शन और रीज़न। रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एट हड़प्पा वर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, दीज प्लेटफॉर्म्स वर फाउंड टू कंटेन वीट एंड बार्ले ग्रेन्स। ये आई थिंक नॉलेज से हो जाएगा, इसमें कोई निट्टो वगैरह की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि मोहनजो में एक ग्रेट ग्रैंडरी होती है एंड हड़प्पा में 6 ग्रैंडरीज इन ईच रो होती हैं, और वहाँ पर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, पीछे भी टीसीएस ने पूछा है एसएससी में कि किस तरह के ब्रिक प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म है हड़प्पा में, ध्यान रखना। और इन ब्रिक प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ग्रैंडरी के बाहर हैं, तो भाई धार्मिक पर्पसेस से तो यूज़ करेंगे नहीं, वहाँ पे अगरबत्ती तो खोसेंगे नहीं, तो क्या करेंगे भाई सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म है तो अनाज को पीसेंगे ब्रिक प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो वहीं पे था ये ग्रैंडरी में जो 6 ग्रैंडरीज इन नेचर है। तो यहाँ पर गलत क्यों है? क्योंकि रिलीजियस सेरेमनी के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, इट वॉज यूज्ड फॉर दी ग्रेनिंग, ठीक है। तो पहला वाला गलत है असर्शन। दीज प्लेटफॉर्म्स वर फाउंड टू कंटेन वीट एंड बार्ले ग्रेन्स, बिल्कुल। क्यों वीट एंड बार्ले ग्रेन्स क्यों होंगे उसमें? क्योंकि वहाँ पर वो है, ग्रैंडरी है, अनाज रखा जाता था, वहीं पे पिसाई होती थी, तो वीट और बार्ले के ग्रेन्स मिले, तो वहीं से तो हमें पता चला, ठीक है। तो रीज़न इज़ ट्रू बट असर्शन इज़ फॉल्स। वो अमंग दी फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दी पराक्रम दिवस। तो हमें पता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 1897 में, जिस साल रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखी थी स्वामी विवेकानंद जी ने, और इसी दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, जिस दिन आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। विच मॉडर्न रूलर इज क्रेडिटेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पाई सिस्टम इन हिज एम्पायर। तो स्पाई सिस्टम अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? बृहद्रथ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है जरा बताइए तो। आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे तो स्पाई सिस्टम डेवलप किया था, और उसके पीछे मेन जो क्रेडिट जाता है वो चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य को जाता है, ठीक है। इनकी किताब अर्थशास्त्र जो 15 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, 15 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से स्पाई सिस्टम, और साथ ही साथ चाणक्य ने विष कन्याओं का कॉन्सेप्ट भी चला रखा था कि अगर मान लो कोई रूलर है, किसी को भी मारना है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, चाणक्य ने कुछ लड़कियों को पकड़ रखा था और उनको थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। थोड़े जहर से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन धीरे 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 वो विषकन्या बन गई, क्योंकि उनके सलाइवा में एक तरह से जहर आ गया। अब अगर मान लो किसी को मारना है, किसी रूलर को कोई थ्रेट पोज कर रहा है, उसको अगर मरवाना है तो क्या करना है? उसको क्या करना है? विष कन्या को उसके पास भेज देना है। अब वो विष कन्या है,
इतना ही काफ़ी है रूलर के लिए कन्या, आगे का काम विश कर देगा। ठीक है, तो जब कन्या मिलेगी रूलर से तो रूलर खुद के हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके कांटेक्ट में आएगा, और जब कांटेक्ट में आएगा कि उसके सलाइवा में विष है तो बस वो रूलर गया। तो इसीलिए तुमसे बोलते हैं बेटा सावधान रहो, सतर्क रहो। खैर आगे बढ़ते हैं। बृहद रथ की अगर बात करेंगे तो ये लास्ट रूलर था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो अच्छा बताओ कि जो दशरथ मौर्य थे उन्होंने कौन सी केव्स बनाई थी जो अशोक के पोते थे? विच पाल रूलर इज नोन फॉर फाउंडिंग द ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला? एसएससी चेयरमैन को भिजवा दिया जाए क्या विश करने? क्यों, क्या कहते हो? क्यों? चलो खैर, ये सब नहीं, आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। गोपाल की अगर बात करेंगे तो ओदांतपुरी। ठीक है, ओदांतपुरी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश करी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा? कुमारगुप्त। डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। Which of the following best captures the broader geopolitical shift triggered by the decisive defeat of the Nawab of Carnatic's forces in their confrontation with the European powers? बताइए। हिंदी में ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय शक्तियों के साथ टकराव में कर्नाटक के नवाब की सेनाओं के निर्णायक हार से उत्पन्न व्यापक भू राजनीतिक बदलाव को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? अब फिर से मैं वही कहूँगा, लग सकता है लंबा चौड़ा, लग सकता है कि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन धैर्य रखो, बस तुम पढ़ो उसको। कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो बेस्ट इस चीज़ को कैप्चर करता है? ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, जो कि ट्रिगर हुआ किससे? नवाब ऑफ कार्नेटिक के डिफीट से। जो कार्नेटिक का नवाब था उसकी डिफीट हुई, हार हुई, उससे ऐसा क्या ब्रॉडर बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ? यूरोपियन पावर्स में कौन सा ऐसा शिफ्ट देखने को मिला? हार किसकी हुई? नवाब ऑफ कर्नाटक की। क्या ऐसा यूरोपियन पावर्स कि उसमें मतलब क्या इसने ट्रिगर किया किस चीज़ को? It revealed systematic vulnerabilities in native military structures, prompting European companies to transition from trade to political hegemony. It disillusioned European companies, resulting in a strategic withdrawal from an inland military affairs. भाई यूरोपियन, अब नवाब ऑफ कर्नाटक की हार हुई है, यूरोपियंस की जीत हुई है, डिल्यूजन इनके मन में क्यों आएगा? यूरोपियन कंपनीज डिसल्यूजन हो गई। ठीक है, और वो स्ट्रैटेजिक उनका विदड्रॉल हो गया इनलैंड मिलिट्री अफेयर्स। उन्होंने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा यूरोपियन पावर्स में। ब्रिटिशर भी तो यूरोपियन पावर ही हैं, कि उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा आगे? बिल्कुल गलत बात है। इट कंसोलिडेटेड इंडिजिनस अथॉरिटी, फोर्सिंग यूरोपियन ट्रेडर्स इनटू कमर्शियल ट्रेटीज अंडर लोकल ओवरसाइट। भाई जीत यूरोपियंस की हुई है। इट स्टैब्लिश्ड अ स्टेबल डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिटवीन इंडियन प्रिंसिपलिटीज एंड फॉरेन चार्टर्ड कंपनी। सब बकवास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इट रिवील सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज, जो सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं नेटिव मिलिट्री स्ट्रक्चर की, कि यूरोपियंस समझ गए, ठीक है, ट्रेड करने आए थे ये, लेकिन जब इनको ही समझ में आया कि भाई ये बड़े वल्नरेबल, इनके मिलिट्री स्ट्रक्चर में सेंध लगाई जा सकती है, तो इन्होंने ट्रेड से पॉलिटिकल हेजमनी की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। दिस वॉज द स्ट्रैटेजिक जियो पोलिटिकल शिफ्ट विच वॉज ट्रिगर्ड बाई डिफीट ऑफ कार्नेटिक्स नवाब। ठीक, read the following statement carefully and choose the options. The Jehar Than plays a central role in the sacrificial rituals of Eroxim. The Jehar Than is a sacred grove believed to be inhabited by spirits including Jehra, the lady of the sacred grove. बताओ। क्वेश्चन नंबर 19। सही आंसर इसका क्या है? अब अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना, जहर थान एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स ऑफ इरोक्सिम। हमें नहीं पता है जहर थान क्या है, हमें नहीं पता है इरोक्सिम क्या है, लेकिन कुछ तो समझ में आ रहा ना, जहर थान और इरोक्सिम की बात हो रही है, कुछ सैक्रिफिशियल रिचुअल। फिर अगले स्टेटमेंट, अगला जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें भी जहर थान की बात हो रही है। ऊपर बोल रहा है कि ये बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करता है सैक्रिफिशियल जो रिचुअल होते हैं जिसका नाम इरोक्सिम है। जहर थान एक सेक्रेट ग्रूव है बिलीव्ड, जहाँ पर ये माना जाता है कि कुछ स्पिरिट्स हैं,
कुछ, ठीक है, स्पिरिट्स हैं इंक्लूडिंग जहर्रा, जिनको लेडी ऑफ सेक्रेट ग्रूव बोला जाता है। यानी साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये सही है तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक। और कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड कहीं आपको देखने को मिल रहा है? नहीं। बड़ा सा सोफेस्टिकेटेड से स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, और अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, लग रहा है कोई डेफिनेशन है, कोई चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं ये बोलूँ कि एक सही और दूसरा गलत, तो ये बिलीव करना मुश्किल है। दोनों ही सही है और साफ समझ में आ रहा है कि इसको ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अगर मुझे पंट लेना है, अगर मुझे अटेम्प्ट करना है, तो आई वुड डेफिनेटली गो विद ऑप्शन नंबर बी कि सही एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि पहला वाला बोल रहा है कि एरोक्सिम के बलिदान अनुष्ठानों में जहर थान एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि जहर थान एक पवित्र उपवन है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पवित्र उपवन की महिला जहर्रा सहित आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए। समझ रहे हैं आप? बैटल ऑफ सामूगढ़ धर्मत, ठीक है, देवराई, हमें पता है 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो दारा शिकोह आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बैटल ऑफ सामूगढ़ धर्मत एंड देवराई। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। बताइए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। क्या बोली हैं मैम? मैम ये बोली हैं कि कौन सा घर है, कहाँ देना है पार्सल, ये बोली हैं मैम। सर की विश करने को। दीज केव्स आर नियर भुवनेश्वर एंड वर मेंट फॉर जैन मंक्स। हलवा सवाल है सर ये, हलवा। ऑल केव्स वर शेप्ड लाइक फ्लावर्स। हर गुफा उदयगिरी खंडगिरी में फूल बनी हुई है। अरे यार, ठीक है, तो फूल बना दिया गुफाओं को। क्या चल रहा है भैया यहाँ पे? हैं, बड़ी मुश्किल से तो चट्टान काट काट के गुफा बनती है, हैं, उसको फूल बनाएंगे, और वो भी एक नहीं, सारी गुफाएं। हाँ, सारी गुफाएं फूल बनी हुई हैं। एक भी गुफा अगर मान लो फूल ना बनी, मान लेते हैं कि फूल बना दिया उन्होंने, कार्व कर करके फूल बना दिया, एक भी ना बनी हुई तो गलत है, एक्सट्रीम कीवर्ड। दूसरा गलत, 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 ले ठीक, क्लियर। 21 का ए। तीसरा अपने आप गलत हो गया। ईच केव हैज़ मल्टीपल श्राइन डेडिकेटेड टू डिफरेंट बुद्धिस्ट डीटीज। क्यों गलत है भैया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये केस जैन मंग को डेडिकेटेड है। 1 और 3 तो वैसे भी अपने आप में कभी सही नहीं हो सकते, एक साथ नहीं होते। ऊपर बोला जैन और यहाँ बोला बुद्धिस्ट, ठीक है, और वो भी हर के। कौन है भाई ये?
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन विच कंट्री द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? फ्रांस, अफ्रीका, इंडिया या फिर कनाडा? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जल्दी बताइए। तो हमें पता है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? 1930 में हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। हैमिल्टन कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। इंडिया ने कब होस्ट किया था? 2010 में होस्ट किया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला है, एंड दैट इज़, अच्छा ये बताओ कि इंडिया ने एशियन गेम्स को कब कब होस्ट किया है? व्हेन डिड इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स? तो इंडिया ने एशियन गेम्स को टोटल 2 बार होस्ट किया है। एक तो जो पहले वाले हुए थे 1951 में, और दूसरे जो 1982 में हुए थे। ठीक है, चलो। विच चोला रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर? इरिगेशन सिस्टम किसने डेवलप किया था? हु डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम? 23rd आंसर क्या होगा? राजेंद्र चोला दी फर्स्ट ने डेवलप किया था। गिवन बिलो आर assertion एंड रीजन, रीड दी स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप चोला का सब कुछ रिकॉल कर सकते हैं। चोला के जो डोनेशन है, ठीक है, जो शाल भोग, देवदान, पल्ली छंदम, वो डोनेशंस। वेटी कदमई टैक्स को रिकॉल कर सकते हैं। वेटी फोर्स लेबर कदमई जो आपका एडिशनल रेवेन्यू के फॉर्म में देना होता था। ठीक है, और यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हो जो इनकी कैपिटल क्या थी, इनका एम्बलेम क्या था। ठीक है, टाइगर इनका एम्बलेम था। कैपिटल इनकी उराई होती, इनकी पोर्ट सिटी क्या थी? पूहड़, जिसको कावेरी पट्टनम बोलते हैं। फाउंडर कौन थे? तो विजयलया चोला थे। इम्पीरियल चोलास के, अगर अर्ली चोलास की बात करेंगे तो करईकाल फाउंडर थे। इम्पीरियल चोलास जो लेटर चोलास थे उनके थे करईकाल। ठीक है, जिन्होंने गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए टेम्पल बनवाया था कावेरी डेल्टा में, जहाँ पर उन्होंने मुतरैयार्स को हराया था। ये पल्लव के फ्यूडेटरी माने जाते हैं। ठीक है, चलो। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 लिमिटेड फ्रेंच सेटलमेंट्स टू इंडिया इन इंडिया टू ट्रेडिंग पोर्ट्स ओनली। द फ्रेंच कुड नो लॉन्गर स्टेशन ट्रूप्स और फोर्टिफाई द फैक्ट्रीज आफ्टर द ट्रीटी। बताओ। अब हमें पता है कि 3 आपके एंग्लो कार्नेटिक वॉर हुए थे, यानी एंग्लो कर्नाटक युद्ध, जिसमें जिनको मेनली अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, दैट इज़ ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में राइवलरी मानते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था वो 1740 से लेके 48 के बीच में हुआ था, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया में इन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी सक्सेशन के लिए, उसी का ही एक्सटेंशन था ये, जो यहाँ पर इंडिया में लड़ रहे थे। ठीक, और इसका एक पार्ट है बैटल ऑफ सेंट थोम हुआ था फर्स्ट वाले बैटल में। ठीक है, वो जो फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर था। देन सेकेंड वाला होता है 1749 से लेके 54। ठीक है, 49 से लेके 54 तक होता है दूसरा वाला। एंड जो तीसरा होता है थर्ड, जो कि डिसाइसिव था, जो फाइनल था, वो 1758 से 63 के बीच में होता है, और इसी का पार्ट था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। और इसी के बाद में हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके बाद इनके बीच में जो युद्ध है वो ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर फ्रांसीसियों को इंडिया में बोल दिया गया था कि अब तुम अपने ट्रूप्स को स्टेशन नहीं कर सकते हो और फोर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते हो, यानी कि ये जो फोर्ट बना रहे हो वो सब भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ पेरिस ने फ्रेंच सेटलमेंट्स को भारत में लिमिट कर दिया था सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट तक। बस ट्रेड कर सकते हो, ट्रूप यानी कि नहीं रख सकते हो, आर्मी नहीं रख सकते हो, ना ही कोई किला बनवा सकते हो। दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। भले यहाँ पे ओनली है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ ओनली का यहाँ पर उस तरह का सेंस बन नहीं रहा है, जिसलिए हम उसको एलिमिनेट करते हैं, जिस वजह से वो गलत होता है। द ट्रीटी ऑफ पेरिस लिमिटेड फ्रेंच सेटलमेंट टू इंडिया टू ट्रेडिंग पोस्ट ओनली, सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट तक ही सीमित कर दिया था उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो ट्रूप स्टेशन नहीं कर सकते थे। वैसे तो ये चीज़ हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, कि 1763 के बाद ब्रिटिशर्स ने किस तरह से फ्रांसीसियों को यहाँ पे भी साइड कर दिया था पूरी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग दी रीजनल फीचर्स ऑफ गुजरात मेडिवल आर्किटेक्चर? गुजरात की मध्यकालीन वास्तुकला की क्षेत्रीय विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। और तीसरे जो आपका बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, उसमें आपको पता होना चाहिए काउंट द लैली जो लीड कर रहा था फ्रेंच फोर्सेस को, उसको हरा दिया था किसने? आयर कूट ने, जो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था। ठीक है, सर आप परमार सर हैं? नहीं तो किसने बोला? चलो, तो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इन गुजरात ऑफन इनकॉर्पोरेटेड
एलिमेंट्स फ्रॉम लोकल टेम्पल ट्रेडिशंस। अब किस तरह से सोचना है, देखो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स जो गुजरात में हैं जनरली ऑफन, मतलब कि अक्सर वो क्या करते थे, लोकल जो टेम्पल ट्रेडिशन चल रहे होते थे उनके एलिमेंट्स को कैप्चर करते थे, उनको ऑपरेट करते थे। क्यों गलत होगा भाई ये स्टेटमेंट, क्यों गलत क्यों होगा ये, तुम खुद सोचो क्यों गलत होगा। बिल्कुल, अगर जैसे मान लो मैं अपना घर बना रहा हूँ तो भाई आसपास की चीज़ों से थोड़ा सा इंस्पिरेशन तो लूँगा ही ना। बहुत जनरलिस्टिक है, बहुत एफर्मेटिव है, इन तरह के स्टेटमेंट्स में कभी डाउट मत करना, और डाउट कर रहे हो तो शादी मत करना। स्ट्रक्चर्स सच एज मॉस्क्स एंड टूम्स इन गुजरात फीचर्ड ऑर्नामेंटल कार्विंग्स लाइक टू, जो आपका बेल मोटिव्स थे और ये रन्स थे, घंटी वगैरह, इन तरह के में भी। अब बताओ, सिंपल से लग नहीं रहा, अफर्मेटिव सोफिस्टिकेटेड। गुजरात आर्किटेक्चरल स्टाइल स्ट्रिक्टली अवॉइडेड एनी डेकोरेटिव इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडिजिनस प्रैक्टिसेस। समझो पहला क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो ध्यान से। पहला बोल रहा है कि गुजरात में जब आर्किटेक्चरल फॉर्म बनते थे तो लोकल जो टेम्पल ट्रेडिशंस थे उनके एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करते थे। तीसरा उल्टा बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि इंडिजिनस प्रैक्टिस को कुछ नहीं, वहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, जरा इत्तू इत्तू, देखो इत्तू सा भी, तुम देख नहीं पा रहे हो लेकिन इत्तू सा भी इन्फ्लुएंस नहीं था। मैं क्यों नहीं मानूंगा इसको गलत, तुम बता दो मुझे आज क्यों ना मानो इसको मैं गलत। अभी मैंने तुम्हें बताई कोई भी चीज़ हो रहा है तो वहाँ लोकल इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा भाई, थोड़ा भी होगा तो ये अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब मेरे पास मुझे पता है पहला और तीसरा एकदम कंट्रास्ट कर रहे हैं, मैं पहले पे तो मैं बिलीव करूँगा कि दोनों तो सही हो नहीं सकते हैं एक साथ, यानी ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो मैं किस पे बिलीव करूँगा, फर्स्ट में, क्योंकि लोकल टेम्पल ट्रेडिशन का ऑफन वो करते थे। यहाँ क्या स्ट्रिक्टली अवॉइड किया था, क्यों किया था भाई, कोई शपथ खा रखी थी क्या। गिवन बिलो आर assertion and reason, read the statements and choose the correct option. British capital accumulation in the 18th century was reinvested in industrial development. The capital was largely controlled by merchants and industrialists instead of the feudal aristocracy. बता क्या हो गया भाई। नहीं विनम चाहिए, अरे यहाँ ही क्या लिख रहा है, चलो तो सही आंसर क्या होगा, ब्रिटिश कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द 18th सेंचुरी वॉज री इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी ब्रिटिश जो कैपिटल एक्यूमुलेट कर रहे थे, जो पैसा एक्यूमुलेट कर रहे थे उसको दोबारा डाल रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। ओके, द कैपिटल वॉज लार्जली कंट्रोल्ड बाई मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इंस्टेड ऑफ फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी। अगर मान लेते हैं अगर पहला सही है कि हाँ वो री इन्वेस्ट कर रहे थे इंडस्ट्री को डेवलप करने में, तो क्यों, बिकॉज क्योंकि कैपिटल मोस्टली किसके हाथ में था, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में था, इसलिए। अब इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा, नहीं कौन करेगा तुम बता दो। तो अगर मैं इसके आगे बिकॉज लगा दूं कि ब्रिटिश 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निर्वेशित किया गया था, क्योंकि पूंजी पर सामंतीय अभिजात वर्ग के बजाय बड़े पैमाने पर व्यापारियों और उद्योगपतियों का नियंत्रण था, क्योंकि वही तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो क्या करेगा, बिजनेस क्लास मर्चेंट्स पैसा कमाएगा और उसको अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट करेगा। तो आपको लग नहीं रहा है कि दोनों सही हैं और दोनों वो रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है शर्सन को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वॉज यूज्ड बाय द विलेजर्स ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था आपको पता है, चिपको मूवमेंट में पेड़ को से चपक गए थे लोग, यानी कि उनको हग कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये पेड़ को दैट इज ट्री को हग करना, ठीक है, मतलब उसको गले लगाना, उसमें कुछ होता है क्या, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि भाई उसको आप हग करोगे तो पता नहीं कुछ बोलते, कुछ तो मैंने सुना है, क्या पता नहीं बोलता है वो, कुछ पता नहीं, कुछ तो सुना है मैंने, पता नहीं। खैर ये लड़कियों थोड़ा में ज़्यादा होता है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। लड़कों के पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो पेड़ को गले वगैरह लगाएं। विच मुगल एम्परर डिड महाराणा प्रताप फेस इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किस मुगल सम्राट ने किया था। तो बहुत आसान है ये, हमें पता है कि अकबर की फोर्सेस,
आज ही करूँगी फिर। हाँ करके देखना, बताना कैसा क्या है। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो बैटल है वो राणा सांगा के पोते महाराणा प्रताप और बाबर के पोते, ठीक है, उनके बीच में हुआ था, जो अकबर है, ठीक है, 1576 में हुआ था, 1576 में। और मुग़ल फोर्सेस, जो अकबर की फोर्सेस, उनको मान सिंह वन, जो अंबर के राजपूत रूलर थे, वो लीड कर रहे थे, ठीक है, मान सिंह वन। जीत किसकी हुई थी? किसी की नहीं हुई थी, बट महाराणा प्रताप ने गिव अप नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। पीपल ट्री को मत करना, क्यों? बहुत ऑब्जर्व करते हैं आप। बिल्कुल मान सिंह सही है, ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो डिसाइसिव विक्ट्री किसी की नहीं हुई थी, भले महाराणा प्रताप की फोर्सेस डिफीट थोड़ी सी मतलब हो गई थी, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया था, ठीक है। शोभाना रानाडे लेगेसी एज अ गांधीयन इज मोस्ट क्लोजली अलाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस इनिशिएटिव? किससे ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ भारत अभियान। क्यों? बहुत आसान है भाई। अब गांधीयन फिलॉसफी पे बिलीव करते होंगे, क्या ऐसा गांधी जी को लेगेसी कैरी कर रही है? गांधी जी स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाह रहे थे, गांधी जी चाहते थे कि भारत का स्पेस मिशन हो। मतलब सोचो यार थोड़ा सा, गांधी जी जब गांधीयन डीपीएसपी पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं? एक तो दलितों का उत्थान, SC ST के लिए डीपीएसपी थी। दूसरा, गांव में पंचायत वगैरह आर्टिकल 40 वो गांधीयन डीपीएसपी में आ रही थी, यानी गांधी जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काफ़ी फोकस करते थे और स्वच्छता पे बहुत फोकस करते थे गांधी जी, तभी तो स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी को बनाया गया है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं ये शोभना रानाडे कौन है, ये तो हमने नाम पढ़ा ही नहीं, हम तो अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं, हम तो छोटे बच्चे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी पेड ट्रिब्यूट टू महात्मा ज्योतिबा फूले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। फूले इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू विच द फॉलोइंग? तो ज्योतिबा फूले हमें पता है कि इन्होंने 1873 में क्या बनाया था, बताओ जल्दी से। तो सोशल रिफॉर्म और एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए उन्होंने बनाया था ट्रुथ होल्डर्स सोसाइटी, जिसको कि सत्य शोधक समाज के नाम से भी जानते हैं। इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, जिनको कि फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। इनकी बुक्स हमें याद करनी है फूले की, एक तो है गुलामगिरी और एक है सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म, ओके, ऑप्शन नंबर डी। विच मराठा रूलर फाउंडेड द मराठा एम्पायर इन 1674 प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ छत्रपति? ये भी बहुत आसान है, हमें पता है कि 1665 में 1665 में एक ट्रीटी हुई थी। कौन सी ट्रीटी, जरा बताना तो, कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। एक और हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, लेकिन ये 1665 की है, जो कि मुगल के साइड से थे महाराजा जय सिंह और शिवाजी, इनके बीच में थी, जहाँ पे शिवाजी ने ये एग्री कर दिया था कि भाई हम सर्टेन फोर्ट्स मुगल्स को दे देंगे और सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन औरंगज़ेब ने क्या किया, गलत तरीके से उनको बंदी बना लिया। शिवाजी जैसे तैसे अपने बेटे शंभाजी को लेके वहाँ से एस्केप कर गए और खुद को एज एन इंडिपेंडेंट रूलर प्रोक्लेम कर दिया रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के फोर्ट में 1674। रायगढ़ पुणे के पास ही आई थिंक पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर 1674 में इन्होंने खुद को छत्रपति डिक्लेयर कर दिया। पहला रूलर, पहला छत्रपति शिवाजी थे, उनके बाद उनके बेटे आते हैं शंभाजी महाराज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सत्तरिया, वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच सेंट? सत्तरिया को किसने इंट्रोड्यूस किया था? शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु, कबीर या फिर तुलसीदास? तो इसको शंकर देव ने इंट्रोड्यूस किया था सत्तरिया को, विच इज़ कंसिडर्ड एज द लास्ट क्लासिकल डांस, जिसको कि क्लासिकल डांस 2000 में इसको दर्जा मिला था। ये एक वैष्णवाइट है डांस है। वैसे तो बहुत ही कम ही क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से, ठीक है, आपके स्टैटिक जीके से बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी है। तो सत्तरिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये असम का है और इससे एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भावना और अंकिया नाट, इसमें परफॉर्मेंस होती हैं, भावना और अंकिया नाट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। Who was the first women to be the president of the INC, Indian National Congress, that is भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, एनी बेसेंट या फिर सरोजिनी नायडू? तो सही आंसर होगा यहाँ पर एनी बेसेंट। वी ऑल नो कि एनी बेसेंट ने ही कांग्रेस का जो 1917 का कैलकाटा सेशन उसको प्रेसाइड किया था और
इसको प्रिसाइड करते ही शी बिकेम द फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड दी कांग्रेस का सेशन। सरोजनी नायडू की अगर बात करेंगे तो 1925 में उन्होंने जो कानपुर का सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड करके शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ कांग्रेस, सरोजनी नायडू। फर्स्ट मुस्लिम कौन थे? तो फर्स्ट मुस्लिम थे 1887 में जो मद्रास का सेशन हुआ था, उसको प्रिसाइड करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले अंग्रेज कौन थे? तो पहला अंग्रेज 1888 में जो इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था, जिसको कि जॉर्ज यूल ने प्रिसाइड किया था, ये आपको ध्यान रखना है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट त्रिभुवन दास पटेल के बारे में कौन सा सही नहीं है? बताइए जल्दी से। त्रिभुवन दास पटेल, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कायरा मिल्क यूनियन, जो बाद में अमूल बनता है, विच वॉज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव। आप ये मान लो कि कुछ किसानों ने आके मिल के एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जो आज आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, ठीक है, इंडिया में। तो ये वाला सही है, त्रिभुवन दास पटेल इसके फाउंडर थे, मतलब वन ऑफ द फाउंडर्स थे। लोकसभा हैज़ पास्ड अ बिल टू सेटअप त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन गुजरात, सही है। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण, नो ही हैज़न बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण। तो 34th का सी आंसर हो जाएगा आपका। रामन मैग्सेसे मिल चुका है, जिसको एशिया का नोबेल बोलते हैं। हाउ डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ राजाज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ जमींदार्स अंडर द मुगल सिस्टम? बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दोनों किस तरह से डिफर करते हैं, जरा बताइए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। मुगल व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं की प्रशासनिक भूमिकाएं जमींदारों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो जमींदार वर सबऑर्डिनेट टैक्स ऑफिसर अंडर राजा। जमींदार राजा के अंडर काम करते थे, डायरेक्टली एम्परर अपॉइंट करता था। राजा जमींदार परफॉर्म करते थे सेम रोल, लेकिन रिलीजियस एफिलिएशंस डिफर करते थे। है एकदम एब्सर्ड स्टेटमेंट की नहीं है? तुम मुझे बताओ। राजा और जमींदार का रोल सेम था। अच्छा, राजा और जमींदार का रोल पूरा सेम होगा, जो काम राजा करेगा वही जमींदार करेगा। तो ब्रिटिशर्स पागल थे जिन्होंने जमींदार अपॉइंट किए थे। बस अंतर कहाँ रहा था? रिलीजियस एफिलिएशन में, कि भाई मान लो राजा अगर हिंदू क्या है, ये बात है। रिलीजियस एफिलिएशन का मतलब क्या है कि भाई राजा अगर हिंदू है तो जमींदार मुस्लिम है, राजा अगर मुसलमान है तो जमींदार हिंदू। ऐसा तो कुछ था नहीं, ये हिंदू है वो मुसलमान, ठीक है। तो बी वाला तो एकदम वाहियात स्टेटमेंट है। राजाज गवर्नड ब्रॉडर रीजन्स, राजा बहुत बड़ा रीजन वो करते थे। एंड हेल्ड अ हाई स्टेटस, वाइल जमींदार प्राइमरली मैनेज्ड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। थोड़ा तो ठीक लग रहा है कि इनका हायर स्टेटस था, ब्रॉडर रीजन को गवर्न कर रहे थे। जमींदार का काम था जमीन का सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना। जमींदार एक्सरसाइज मल्टीपल पॉलिटिकल कंट्रोल, वेयर राजाज हेल्ड ओनली सेरेमोनियल टाइटल। राजा को बस टाइटल था, जमींदार ही सब कंट्रोल था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि ज़्यादा हमें सोफिस्टिकेटेड होलिस्टिक स्टेटमेंट लग रहा है। अगेन सबसे लंबा वाला ऑप्शन ही सही निकला इसमें भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग द साइमन कमीशन 1927 एंड द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हमारी नॉलेज से ही इसको हम उड़ा सकते हैं। इसके लिए कोई नेटो वगैरह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। इसको पढ़ने में वक्त जाएगी, किसकी नहीं जाएगी वक्त? तुम बताओ मुझे, किसका नहीं जाएगा वक्त? लंबार्डी, हाँ, इसको बोलते हैं लंबार्डी टेक्निक। हाँ, 36 का ए लोग बोल रहे हैं, ओके 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 ओके, ठीक है। साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाई इंडियन पोलिटिकल पार्टीज प्राइमरली ड्यू टू इट्स ऑल इंडिया कंपोजिशन। यही तो दिक्कत थी कि इसमें इंडियन यही तो दिक्कत है पंच सचिव जी, सब काम बड़े धीरे धीरे हो रहा है। यही तो दिक्कत थी कि कोई इंडियन ही नहीं था उसमें। 7 मेंबर्स थे। 1927 में कमीशन बना था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 मॉन्टेगी कल फॉर रिफॉर्म में प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो इसकी वर्किंग को देखेगा। 7 साल बाद ही बना दिया गया, 8 साल बाद ही बना दिया गया 1927 में। 1928 में इंडिया आता है। इसमें एक भी इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे, ऑल वाइट कमीशन था ये, इसलिए इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक का नारा लगा। और ये टर्म किसने कॉइन किया था? साइमन गो बैक। हिंट देता हूँ, वाई से नाम शुरू होता है। द नेहरू रिपोर्ट प्रपोज्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। नो, नेहरू रिपोर्ट हमें पता है इन रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन आई थी। मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में कमीशन या फिर कमेटी बिठाई गई थी जिसने कि नेहरू रिपोर्ट दिया था। उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, सिर्फ अभी तक सिर्फ डोमिनेंस स्टेटस की डिमांड हो रही है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस दैट इज़ जो पूर्ण स्वराज है, ये गोल तो हमने 1929 के लाहौर सेशन में रखा था।
अभी रखा ही नहीं था, नाइदर 1 नॉर 2। यूसुफ मेहरली ने ये टर्म कॉइन किया था, ठीक है। चलो 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, सही कौन सा मैच्ड है इसमें, ये आपको बताना है, बताइए। सर चलो, तो पीएम जनमन हम देख रहे हैं अभी 2 दिन से, दोनों में, इकोनॉमिक्स में भी देखा, पॉलिटी में भी देखा। ट्राइबल्स के लिए तो है, इसका फुल फॉर्म भी वही प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, लेकिन सिर्फ हाउसिंग से एसोसिएटेड नहीं है ये, अर्बन हाउसिंग फॉर ट्राइबल्स नहीं है ये। उनको घर देना है, उनको सैनिटेशन देना है, उनको क्लीन वाटर देना है, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज, उनको एजुकेशन सर्विसेज, उनको कनेक्टिविटी देनी है जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अर्बन सिर्फ हाउसिंग तक सीमित नहीं है, बहुत स्पेसिफिक हो गया ये, है ना, नहीं लग रहा आपको, बहुत स्पेसिफिक हो गया ये, ठीक है। जो थर्ड वाला स्टेट आपका है ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सही क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो स्वदेश दर्शन जो स्कीम है वो थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट डेवलप करना है, ठीक है। थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट, पीएम आगे दैट इज़ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। तो आदर्श ग्राम योजना, रेलवे सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं भाई इसका, ये आदर्श ग्राम योजना है जिसके तहत विलेजेस का डेवलपमेंट करना है, खासकर जो ट्राइबल विलेजेस हैं उनका। सर बी वाला नहीं होगा भाई, बी वाले में देख नहीं रहे हो, ये आगे मैं बता तो रहा हूँ, उसका लेना देना गांव से है। मिशन शक्ति की अगर बात करेंगे तो ये आपका स्टार्टअप ग्रांट से संबंधित नहीं है, ये एक्चुअल में मिशन शक्ति विमेन से, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके तहत आता है, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑब्वियस ये बात है, स्टार्टअप से संबंधित तो नहीं होगा ये, इसमें मेनली विमेन सेफ्टी के लिए इसको लॉन्च किया गया मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक तरह का अम्ब्रेला मिशन है जिसके तहत बहुत सारे छोटे छोटे और मिशंस आते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे के लिए ध्यान रखना है बिकॉज पूछ सकता है। विद हुज पार्टिसिपेशन द अनुशीलन ग्रुप ज्वाइन फोर्सेज व्हेन द बंगाल का जो कांग्रेस है ब्रोकअप, वो कांग्रेस का जो स्प्लिट है 1907 सूरत स्प्लिट, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बंगाल कांग्रेस का जो ब्रेकअप हुआ है इनटू 2 फैक्शंस, जिसमें एक मॉडरेट ग्रुप निकल के आया और एक रेडिकल ग्रुप निकल के आता है, उसकी बात हो रही है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ CR दास, तो विद हुज पार्टिसिपेशन डिड अनुशीलन ग्रुप ज्वाइन फोर्सेज व्हेन द बंगाल, ठीक है। तो इनके उससे, ठीक है, JM सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर 3। सूर्य सेन की अगर बात करेंगे तो 1930 में, इनको मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, 1930 में इन्होंने जो चिटगांग आर्मरी रेड है, चिटगांग आर्मरी रेड है, उसको इन्होंने क्या किया था, लीड किया था। और इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला था, प्रीति वड्डेदार, सुनीति चंडेरी, बीना घोष, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के तुरंत बाद उसकी अवधि के दौरान भारतीय जनसंख्या के बहुमत का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो भाई IT सर्विसेज तो उस टाइम पे आई नहीं थी, सर्विसेज वगैरह, ठीक है, एग्रीकल्चर ही होगा। वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच 2 स्टाइल्स, तो वेसर किसका कॉम्बिनेशन है हमें पता है, नॉर्थ का नगर और साउथ का द्रविड़ का, ठीक है। नगर की खासियत क्या होती है, इस तरह से कर्विलिनियर स्टाइल होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम शिखर बोलते हैं। यहाँ जो मेन टेम्पल श्राइन होता है द्रविड़ में, उसको हम विमान बोलते हैं। यहाँ पे गोपुरम देखने को मिलता है साउथ इंडिया के टेम्पल्स में, जो कि हमारे टॉल गेटवे होते हैं। मंडप कॉमन होता है, जो पिलर्ड हॉल होता है। गर्भगृह जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होती है वो भी कॉमन होता है। तो अलग क्या होता है, तो शिखर बोलते हैं, इसको विमान बोलते हैं। यहाँ गोपुरम देखने को मिलेंगे, टॉल गेटवे, लेकिन ये गोपुरम आपको देखने को नहीं मिलेंगे नगर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टैंक आपको देखने को मिलेगा आसपास, यहाँ कोई टैंक नहीं। यहाँ नंदी जो होता है बाहर होता है टेम्पल के जनरली, और यहाँ पर नंदी जो होते हैं वो अंदर होते हैं। ये गज पृष्ठ में बनता है, जो इलिप्टिकल प्लान होता है गज पृष्ठ में, उसमें बनाया जाता है। वहीं अगर यहाँ पर हमें पंचायतन शैली देखने को मिलती है। पंचायतन शैली क्या होती है, जहाँ पर
जिस भगवान का मंदिर है वो भगवान यहाँ होंगे और बाकी 4 भगवान यहाँ पर होते हैं, छोटे छोटे उनकी मूर्ति रखी होती है। तो इसको पंचायतन शैली बोलते हैं। और जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वेसरा स्टाइल बनती है, जो कि हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी। अब इसको डेवलप किसने किया था ज़रा बताएंगे तो, वेसरा स्टाइल को, इसको डेवलप करने का क्रेडिट जाता है चालुक्यास को। चालुक्यास ने वेसरा स्टाइल को डेवलप किया था, जो कि आपको पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल और आईहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल में दिख जाएगा, जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल हो गया, रावणफाड़ी केव्स हो गई, ठीक है, गलगनाथ टेम्पल हो गया, ठीक है। तो ये सब टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा वेसरा स्टाइल। whom ह्यून सांग कॉल्ड वन ऑफ द 4 लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडियन आइंस्टाइन, इंडियन आइंस्टाइन के नाम से भी जाने जाते हैं। और ह्यून सांग ने इन्हें विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कहा था। किसको कहा था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, नागार्जुन को। चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, जो कि मेडिसिन से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, नागार्जुन, ठीक है। अश्वघोष की अगर बात करेंगे तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी, बुद्ध चरित्र वॉज रिटन बाई अश्वघोष। अगला है, हु वॉज द लीडर दैट डिफीटेड कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ रायचूर, रायचूर के युद्ध में विजयनगर के कृष्णदेव राय को हराने वाला नेता कौन था? तो देखो, रायचूर जो है, रायचूर क्या है? तो ये जो द्वाब है, ये कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा के रिवर के बीच का जो द्वाब है, उसको हम रायचूर द्वाब बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो बैटल हुआ था, इसमें कृष्णदेव राय की डिफीट नहीं हुई थी, बल्कि कृष्णदेव राय ने डिफीट किया था जो यूसुफ आदिल शाह था बीजापुर का, उसको। अब क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, अब हमें कोई ऑप्शन टिक करना है, तो हम डी को टिक करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, यूसुफ आदिल शाह और कृष्णदेव राय के बीच में। वैसे जीत कृष्णदेव राय की हुई थी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर उल्टा पूछा है तो हम टिक तो आदिल शाह को ही करेंगे। इब्राहिम लोदी को तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया होगा 1526 में, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने, ठीक है। तो यहाँ पे तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। और खिलजी भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अशर्सन रीजन, ब्रिटिश कैपिटल एक्यूमुलेशन इन 18th सेंचुरी वॉज, ये तो कर चुके हैं, ओके। 44th क्वेश्चन करिए जल्दी से, कर लिए सभी ने? चलिए, तो उदयगिरी की केव्स की अगर हम बात करेंगे तो सर्कुलर चैत्य एंड स्तूपा एंड आर्च। चैत्य क्या होता है? प्लेस ऑफ वर्शिप होती है। विहार क्या होता है? प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है। एंड स्तूपा एंड आर्च, अच्छा, महाराष्ट्र में आपको कहाँ पर चैत्य और विहार देखने को मिलेंगे, ज़रा बताइए तो इसका तो पहला हो जाएगा। गुंतापल्ली की अगर बात करेंगे तो ये आपका एनिमल शेप्ड सिंगल रॉक एक्सकेवेशन है गुंतापल्ली। और पिलर्ड वरंडा एंड सेल्स एट द बैक, ये हैं आपकी खंडगिरी की केव्स। उदयगिरी खंडगिरी कहाँ पर पड़ेगा? आपका उड़ीसा में पड़ता है, ध्यान रखना। तो 1, 3, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। डी यहाँ पर सही आंसर होगा। देन अगर महाराष्ट्र में बात करेंगे तो भाजे केव्स, करला केव्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भाजे में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा बड़ा सा स्तूपा टाइप देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा करी जाती है। और साइड में ही जाएंगे तो ऐसे आपको अंदर घुसेंगे तो ऐसे इस तरह से आपको मिलेंगे ऐसे, ठीक है। जहाँ पर ऐसा दिखता है कि यहाँ पर दिया रखते होंगे, यहाँ पर लेटते होंगे, तो विहार देखने को मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड गुंतापल्ली ये कहाँ पर है? गुंतापल्ली आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाकी ये दोनों कहाँ हैं? ये उड़ीसा में, ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 45, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट उर्स एट अजमेर शरीफ। तो उर्स जो होते हैं अजमेर शरीफ में, उनके बारे में कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो इट फॉलोज द लूनर कैलेंडर एंड मार्क्स द सेंट्स डेथ। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इट इज हेल्ड ओनली वंस। नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, इट फॉलोज द लूनर कैलेंडर मार्क्स द सेंट्स डेथ। Which Chola ruler is credited with the extensive overseas expedition to Southeast Asia, particularly against the श्री विजय एम्पायर? आपको पता है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजय ही रखा गया है, ठीक है, श्री विजयपुरम। तो वहीं पे ही पहले रूल करी थी शैलेंद्र डायनेस्टी, जिसको हराने का काम किया था राजेंद्र चोला द फर्स्ट ने। अब अगर आप फैट वैन में देखोगे तो पूरा मैप के तहत मैप बना हुआ है और उसी मैप में ही लिखा हुआ है कि किस तरह से श्री विजयपुरम, जो जहाँ पर शैलेंद्र डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसको यहाँ पे राजेंद्र चोला द फर्स्ट ने, जिनको कि जिन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम का टाइटल लिया था, वो इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट चोला रूलर, उन्होंने कॉन्कर किया था उसको, ठीक है। 47 पे आते हैं, करिए। चार्ल्स नेपियर जो हैं, ही जस्टिफाइड, कोर हिस्ट्री क्वेश्चंस तो बहुत कम ही हैं सर, हाँ थोड़े से कम हैं सर। 1 बजे क्या आएगा आज? 1 बजे क्या आएगा, मतलब आएगा कुछ तो आएगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन रखना बस। चार्ल्स नेपियर जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ सिंध ऑन मॉरल एंड लीगल ग्राउंड्स, ओके।
ही डिस्क्राइब, वही चार्ल्स नेपियर जो भी पीछे देख नहीं रहे थे, वही, मतलब ये एक ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर था. ही डिस्क्राइब इट एज अ यूजफुल ह्यूमेन पीस ऑफ रास्कैलिटी. ओके. Charles Napier justified annexation of Sindh on moral and legal grounds. He described it as useful, humane piece of rascality. पहला वाला तर गलत होगा, ठीक है. मॉरल लीगल ग्राउंड्स में नहीं उसने किया था, उसने इसको बताया था ह्यूमन पीस ऑफ, नहीं कि उसने दुष्टता का एक उपयोगी मानवीय नमूना बताया था, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. नेम द मुगल एम्परर नोन फॉर प्रमोटिंग पर्शियन आर्ट एंड लिटरेचर. तो पर्शियन आर्ट और लिटरेचर किसने प्रमोट किया हम जानते हैं. ये किसने किया, पर्शियन आर्ट एंड लिटरेचर को प्रमोट ये हुमायूं ने किया था, ठीक है. पर्शियन आर्ट और लिटरेचर को सबसे पहले प्रमोट. संथाल फेस्टिवल ऑफ इरोक्सिम मार्क्स द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन. द मार्क्सिम फेस्टिवल expresses gratitude for the harvest and prepares for a new cycle. Okay. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो नहीं हो सकता है. यहाँ पर इरोक्सिम की बात हो रही है, यहाँ पर मार्क्सिम की बात हो रही है. तो अगर हम ये देखें तो ये सही एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि बात वहाँ इरोक्सिम की हो रही है और बात यहाँ पे मार्क्सिम की हो रही है. तो दोनों सही एक्सप्लेनेशन में ऐसा सही नहीं है. यहाँ तक कि मार्क्सिम जो है वो तो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो नए साइकिल के लिए प्रिपेयर करने के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. लेकिन जो इरोक्सिम है इससे एग्रीकल्चरल सीज़न की शुरुआत होती है, ख़त्म नहीं होती है, ठीक है. शुरुआत तो है यो मेरा, अंत नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन रॉन्ग होगा. ओके, यस. एंड जो रीज़न है वो करेक्ट होगा. 50th पे आते हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चंस पे. विच मुगल एम्परर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी. तो कौन सा मुगल सम्राट अपनी विस्तृत आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के लिए जाना जाता है. भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहांगीर का नाम है, जहाँ ऑटोबायोग्राफी है तो उसने खुद नहीं लिखी होगी ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी को. वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता वर एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट इन मार्च 1906. 1906 में ये किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, ये आपसे पूछा गया है, बताइए. 51 का क्या होगा. अब 1906 की बात हो रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है. इन्हीं दोनों में हो सकता है. एंटी पार्टीशन या तो एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि जुलाई 1905 में अनाउंस किया गया था कि बंगाल का पार्टीशन होगा, जो अक्टूबर 1905 में हो गया. उसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ और स्वदेशी मूवमेंट हुआ. तो स्वदेशी मूवमेंट इसका सही आंसर है. सी और डी को तो आप एलिमिनेट कर सकते थे. विच इज द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन टू होल्ड कांधार स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल्स. अब कांधार हाईजैक सुना होगा आपने, है ना, इंडियन प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था. तो एक्चुअल में कांधार कहाँ पड़ता है, यहाँ पे, दैट इज़ जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पे. ओके, कांधार. तो ओके ठीक है. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था मुगल्स के लिए. इट प्रोवाइडेड डायरेक्ट नेवल एक्सेस टू द रेड सी. कोई लेना देना है रेड सी का, यहाँ ये रेड सी कोई लेना देना है उसका, मुगल एक्सपेडिशन, ठीक है. और उस टाइम पे मुगल का नेवी से तो कोई लेना देना ही नहीं था. मुगल्स का नेवी से कोई लेना देना ही नहीं था, आप ये समझ लो, ठीक है. It served as a religious pilgrimage center linking India and Central Asian Sufi shrines. It was a crucial trade hub connecting Arabian Sea and with the Persian Gulf. It controlled key land routes between Kabul and Herat and acted as a fortified military outpost. हो सकता है कि आपको ये लगे कि जो डी वाला है थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और इसीलिए ही आंसर भी सही लग रहा है आपको, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. इट कंट्रोल्ड की लैंड, देख रहे हो, सोफिस्टिकेटेड, होलिस्टिक, काम आ रहा है, ये नहीं आ रहा है. इट कंट्रोल एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट ऑल्सो. सो लंबाड़ी मैडम, लंबा मतलब कि ट्रिक काम आ रही है हमारी. इट कंट्रोल्ड की लैंड रूट्स बिटवीन काबुल एंड हेरात एंड एक्टेड एज अ फोर्टिफाइड मिलिट्री आउटपोस्ट. देख रहे हो कितने भारी भरकम सोफिस्टिकेटेड कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है. विच डिनास्टी वॉज फाउंडेड बाई दंती दुर्गा. तो दंती दुर्गा ने कौन सी फाउंड करी थी, राष्ट्रकूट. आपको पता है किसको हरा के, तो जो चालुक्याज हैं उनको हरा के इसको फाउंड किया गया था. कैपिटल क्या थी इनकी, व्हाट वाज देयर कैपिटल, राष्ट्रकूट की. और आपको पता होना चाहिए कि कीर्ति वर्मन थे चालुक्य डायनेस्टी के रूलर, जिनको की हरा के इन्होंने हिरण्यगर्भ एक सेरेमनी परफॉर्म करी थी. कैपिटल इनकी थी मलखेड़ या मान्यखेत, ठीक है, मान्यखेत या मलखेड़ उसको बोलते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 54. वंस द टाइम मैगजीन हैड मॉक्ड गांधीज फिजिकल साइज बट टू हुम डिड इट कंपेयर
हिज मार्टायरडम लेटर ऑन। तो एक बार टाइम मैगजीन ने गांधी जी के शारीरिक आकार का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे करी थी? लिंकन से करी थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आएगी आपकी, ठीक है? इसमें पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविंशियल आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बताइए, अगेन लगाइए निट्टो को यहाँ पे और दिखा दीजिए सबको क्या है आप, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना, और जिसको पता हो वो मत आंसर करना। दिखा देंगे सबको। अब्राहम लिंकन बिल्कुल सही है। डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी और बी आंसर आ रहे हैं। बी ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं, ओके, बी ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं। डी आए थे इनिशियली, लेकिन शायद लोगों ने लोगों का बी देख के अपने डी को बदल दिया। तो ऐसा नहीं करना है, अपने बी को देख के डी को नहीं बदलना है। अगर डी है तो डी रखिए, ठीक है? बंगाल एंड जौनपुर डेवलप्ड डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। कोई फैक्ट है? डेटा है? एक्सट्रीम कीवर्ड। रीजनल स्टाइल्स ऑफन में माइट कुड बी, ये पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, ठीक है? ये स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। अभी पीछे देखा था ऑफन वाला देखा था, वो क्या था? गुजरात वाला कुछ था, है ना? रीजनल स्टाइल्स ऑफन ब्लेंडेड, अगर ये ऑलवेज हो जाता तो एक्सट्रीम कीवर्ड होता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता। रीजनल स्टाइल्स ऑफन ब्लेंडेड इस्लामिक स्ट्रक्चर्स विद लोकल आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। बिल्कुल लोकल के साथ ब्लेंड करते होंगे, करते। इंडो इस्लामिक का मतलब क्या होता है? इंडो इस्लामिक का मतलब तो यही होता है ना। प्रोविंशियल स्टाइल्स रिमेन्ड कंप्लीटली यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब समझते हो इसका? कि हर रीजन में, भारत के हर रीजन में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म को तो समझते हो? एक जैसा है, पूरी तरह से एक जैसा, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पूरी तरह से हर जगह सेम है। अब मैं समझा नहीं पाऊँगा कि नहीं क्यों सही है क्यों गलत है, ठीक है? बहुत हो चुका है पिछले 3-4 लेक्चर से, पिछले 3 लेक्चर से यही समझा रहे हैं। अब तो एकदम ख़त्म करना है सवाल को। ऐसे सवाल मिलते हैं ना तो एकदम मन गदगद हो जाता है एकदम। उन क्वेश्चन को बनाने का मज़ा ही अलग है, आनंद ही अलग है जो आता ना हो। गलत कह रहे हैं बात, बताओ? बाकी तो हम सीखेंगे इन चीज़ों को, पढ़ेंगे ही, लेकिन अब इतना तो टाइम नहीं ना कि हमारा एग्ज़ाम सिर पे लगा और हम सारी चीज़ें पढ़ने चले जाएं। क्योंकि आप ये क्या, आपको क्या लगता है ये तुम पढ़ लोगे और ये वहाँ पेपर में आ जाएगा? नहीं है, कोई नया बनेगा क्वेश्चन, एकदम नया बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? तो वो हमें सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है? कितना पढ़ना है वो तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है वो बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। वॉट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ तिमुरिद पावर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। किस चीज़ ने इनके डिक्लाइन को फेवर किया? 56। क्या अब यहाँ पर ना आपका, जहाँ पर, वही मैं बोलता हूँ, जहाँ स्टेटमेंट होते हैं उसी का तो मज़ा है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। ऐसे आंसर इसका इंटरनल वॉज ड्यू टू पार्टीशनिंग होगा, ठीक है? पता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह क्वेश्चंस को स्किप किया करो सीधा, बिकॉज मैं वो नहीं काम करता ऑप्शन एलिमिनेशन। डीएवी स्कूल लाहौर में सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर ए, LLR, ठीक है? बिपिन चंद्र पाल जी की अगर बात करें, नहीं इन्हीं की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जिन्होंने किसका फाउंडेशन ले किया था? आर्य समाज का। आर्य समाज ही तो ये डीएवी स्कूल्स बनाती है, ठीक है? तो आर्य समाज 1875 में इसकी नींव रखी थी। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो मूल शंकर था, और इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए, दैट इज़ इंडिया फॉर इंडियंस। और इन्होंने ही शुद्धि मूवमेंट चलाया था कि जो हिंदूज कन्वर्ट हो गए किसी और धर्म में, उनको वापस लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया था। इन्होंने पहली यूनिट बॉम्बे में इसकी बनाई थी, दैट इज़ आर्य समाज की। बाद में इसके हेडक्वार्टर को लाहौर में शिफ्ट कर दिया था। बाद में ये डिवाइड हो गया था, ठीक है? कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी में। ये बिलोंग करते थे कॉलेज पार्टी से, ठीक है? तिलक जी की अगर बात करेंगे तो इनको हम फादर ऑफ इंडियन हम नहीं बोलते हैं, वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट,
ठीक है, अपनी किताब इंडिया अनरेस्ट में, भारतीय शांति का जनक। इनको जो है लोकमान्य का टाइटल मिला हुआ था, लोकमान्य, और इन्होंने मराठा और केसरी, दो, स्पेलिंग गलत है, मराठा और केसरी दो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स निकाले थे। केसरी था मराठी लैंग्वेज में, ठीक है, और और जो मराठा था ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, मराठा और इंग्लिश। और ये काफ़ी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। और तिलक जी ने आपको पता है कि होम रूल लीग की स्थापना करी थी HRL की 1916 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, पुणे में था। 1890s में इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किए थे, बालगंगाधर तिलक जी ने। ओके, मैच द फॉलोइंग महाजनपद विद देयर कैपिटल, तो महाजनपद को उसकी कैपिटल के साथ मैच करना है आपको। वत्स, मगध, कुरु, अवंती। हे वत्स, मौसमी का जूस पिला दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ख़त्म हो गया। वैसे तो इसका मैचिंग में जितने सवाल आए मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आपको एक भी आता है, एक भी गया, एक भी आता है, क्यों? क्योंकि मान लो कि इस तरह से इस तीसरे ऑप्शन में भी सी इसका 1 का ए होता तो दिक्कत आती। पता है दिक्कत फिर भी ना आती, क्योंकि तो हमारी टेक्निक काम कर जाती है। तुम में से कुछ लोगों को मैचिंग वाली टेक्निक में पता होगी, जो मैंने पहले बता रखी है, निट्टो के टाइम पे बताता हूँ। कि जैसे मान लो ए है, बी है, ए है, सी है, तो 2 ऑप्शन बोल रहे हैं ए है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। फिर देखो ऐसा फिर कहीं मैच कर रहा है क्या, तो इस तरह से हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अगर कर भी देगा, दो सेम रख देगा, किसी में भी देखो 1, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, किसी में सेम नहीं मिलेगा, सब अलग अलग है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे ट्रिक तो चलो काम नहीं करती, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक भी पता है तो खत्म। जैसे मगध का आपको पता है राजगीर थी पहले, देन पाटलिपुत्र, इसको किसने कैपिटल शिफ्ट किया था, जल्दी से। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी और अवंती की उज्जैनी थी। तो पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट करी थी, उडाइन ने। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया, कौन सा इसमें से फ्रांसीसियों के साथ एसोसिएटेड नहीं है? भाई मुगल डोम मुगल के साथ एसोसिएटेड होगा ना, फ्रेंच के साथ क्यों एसोसिएटेड होगा? सिंपल, सिंपल है ना, फ्रेंच आर्किटेक्चर मुगल से क्यों एसोसिएटेड होगा? वाइड वरंडा है, टॉल डोर्स हैं, स्लोप टाइल रूफ हैं, सब फ्रेंच से होगा। हमें नहीं पता है बट लॉजिक लगा है ना, फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर, मुगल डोम से क्या लेना देना है उसका। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करिए। मौसमी का जूस पिलाओ सर को। हाँ यार पिलाओ। पहले पता जब स्कूल जाते थे तो घर से रुपए मिलते थे कुछ मौसमी का जूस पीने के लिए, और फिर मैं जो है काफ़ी दिनों तक मैं उन पैसों को बचाता था, जितना मुझे याद है। हाँ, फिर कुछ खरीदने के लिए उन पैसों को फिर बचाया करता था, ये देखने के लिए देखो मेरे पास इतने पैसे हो गए। इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ले भैया बैटरी भी डाउन हो गई। ठीक है, तो इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गलत है, ऑफिशियल नहीं, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया गया था, ना कि ऑफिशियल का। 2 अपने आप सही हो गया है। दैट इज़ इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू डिस्कस बजट, ने बजट डिस्कस किया जा सकता था। इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ध्यान रखना यहाँ पे, सॉरी मतलब डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस तो किया गया था, लेकिन 1892 के एक्ट से नहीं किया गया था, बल्कि 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट इज़ मॉन्टेग्यू किलफोर्ड रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया गया था डायरेक्ट इलेक्शन को, ना कि 1892। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का स्कोप काफ़ी कम था। इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको 1892 का एक्ट पता था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप इसको कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में, तो इसको मैं डेफिनेटली रखूँगा इसको, ठीक है। तो दूसरा वाला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली वी आर डन विद द हिस्ट्री क्वेश्चन। अब आपको बताना है कितने आपके सही हुए। कितने सही हुए? क्या एक सेकेंड, कौन सा, एक सेकेंड, 8th वाला।
विच कन्फेडरेशन? ओके यस, बिल्कुल यार, ठीक है। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा जो है वो बहमानी सल्तनत तो पहले था, बाद में जब ये 5 उसमें डिवाइड हो गया था, बिरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदर, तो देन ये इनको डेक्कन सुल्तान्स बोलते थे, ठीक है। बहमानी पहला था। बहमानी तब बोलते थे जब 1347 में अलाउद्दीन बहमान शाह ने इसकी नींव रखी थी, बाद में तो ये डिसइंटीग्रेट हो गए थे, ठीक है। 50 सही हुए हैं, तो इसका भी देख लेना। 50, 41, यस वो डेक्कन होगा। बहमानी तब नहीं था, तब तक वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, उसके लिए सॉरी। If we send Nora Fatehi as wish Kanya to the chairman, will we achieve our goal? What is your take on this? मुकेश बेटा, सर मजाक नहीं कर रहा, मुझे जानना है कि गांजा पीने के बाद इंसान हवाला में कैसे उठता है, मतलब दोगेश बेटा। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। इसका पीडीएफ पर हमारे एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कल हम क्या करेंगे आप बता दो ना। साइंस बचा है, स्टैटिक बचा है, एंड करंट अफेयर्स बचा है। चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू।